सो हेलो एवरीवन। आज तक हम लोगों ने सोशल के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैंने अभी तक में 2 से 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए हैं, जिसमें 50+ क्वेश्चंस हैं एक चैप्टर के लिए, यानी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी में भी नहीं पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग 2026 के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो हमारे बिहार बोर्ड जारी करते हैं, उसमें हम लोगों ने साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कीजिए, इसके साथ साथ देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और कमेंट में बता के जाना कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। ओके, देन इसके बाद हम लोग दूसरे मॉडल पेपर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य, अनंत, ऋणात्मक या फिर धनात्मक। तो हमें पता है कि हमारे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत होती है। दूसरा क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, या दोनों जगह, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के पीछे कौन सा बनता है? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है 3rd नंबर का। यदि आपतन कोण, क्या बोल रहा है? यदि आपतन कोण 30 है और परावर्तन कोण और आपतित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि ये क्या है? एक अभिलंब है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इन दोनों के बीच में जो किरण बनता है, यानी कि हमारा एंगल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो हमारा किरण बनता है, इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इन दोनों को मिला के पूछा गया है। देखो, हमसे क्या पूछा गया? इन दोनों को मिला के पूछा गया। यदि मैंने बताया था कि आपतन कोण क्या हो जाता है? परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, यानी कि हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा, यानी कि R बराबर कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और इन दोनों के मिला के ये पूरा एंगल कितना होगा? 30 + 30 बराबर कितना है? 60। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल कितनी है? c है। तो परावर्तन के बाद उसकी चाल क्या होगी? तो हमें पता है कि यदि कोई भी चाल है वो क्या हो रहा है? दूसरे मीडियम में जाने से चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो परावर्तन कैसे हो रहा है? एक मीडियम से सेम मीडियम में ही हो रहा है। ठीक है, तो इसकी चाल क्या होगी? चाल नहीं बदलेगी। यदि ये एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी चाल घटती या फिर बढ़ती। तो इसमें तो एक ही रहेगी, सामान्य ही रहेगी, कोई घटा बढ़ाई नहीं होगी। गोलीय दर्पण में कायतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है? फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से ली जाती है? हमें पता है कि वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? पोल से, यानी कि ध्रुव से लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? घटती है, बढ़ती या फिर समान रहती है? तो हमें पता है कि यदि क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है तो इसकी क्या होती है? ये बढ़ती है। चाल क्या होती है उसकी? गति या फिर चाल क्या होती है? बढ़ती है। अब वहीं हम बोल दें कि विरल से सघन में जा रहा है तब क्या होगी? विरल से सघन में जा रहा है तब क्या होगी? उसकी चाल घटेगी, डिक्रीज होगी, यानी कि उल्टा क्वेश्चन पूछ देंगे तो। ठीक है, अभी क्या होती है? सघन से विरल में जा रही है तो इसकी चाल बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे क्या होती है? सिर्फ हमारा तरंग दैर्घ्य या फिर चाल बदलती है। दूसरी बात, हमारी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बनती और हमारा रंग जो है इसी पे डिपेंड करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होती है? शक्ति यानी कि पावर क्या होता है? 1/फोकस। 1/फोकस इज इक्वल टू क्या होता है? 1/50। और मैंने बताया था कि हमेशा ही पावर कैसा होता है? मीटर में लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 ऊपर जाएगा, यानी कि 2, यानी कि, और इसका यूनिट क्या हो जाता है? 2। डी मतलब डायोप्टर, जो कैसा होता है? मीटर में रहता है। कभी भी सेंटीमीटर में दे तो इसको हमेशा ही मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड कर देते हैं अपॉन में 100, यानी कि ठीक है। अब देखो, तैलीय कागज कैसा हो जाता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या फिर यानी कि ऑयली पेपर कैसा होता है? ऑयली पेपर से हम लोग
आंशिक रूप से देख सकते हैं। तो वो कैसा हो जाता है? पारभासक या फिर ट्रांसल्यूसेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो प्रकाश की न्यूनतम चाल जल, निर्वात, वायु या फिर कांच? तो प्रकाश की सबसे न्यूनतम चाल किस में हो जाती है? कांच में हो जाती है। ये किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी, यानी कि उसके कैसी घनत्व है, उस पर डिपेंड करती है प्रकाश की चाल दूसरे में कितनी होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाग में, मानक में, निम्नलिखित चीज में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, पुतली, परितालिका या फिर दृष्टिपटल? तो कहाँ पे बनता है? हमारे दृष्टिपटल या फिर रेटिना में बनता है। नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या बोलते हैं? नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को एरिस, लेंस, कॉर्निया या फिर रेटिना? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, बायफोकल लेंस द्वारा किस दोष को सुधारा जा सकता है? बायफोकल लेंस द्वारा जो है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि बायफोकल लेंस हम लोग इसको सुधार सकते हैं। प्रेस बायोपिया या फिर जरा दृष्टि दोष को हम लोग सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी जान लो कि ये क्या होते हैं। दूर दृष्टि तीर में क्या हो जाती हैं? दूर की चीज़ें अच्छे से दिखती है, ठीक है, गुड, अच्छे से दिखती है, लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसमें क्या होता है? पास की चीज़ें नहीं। निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं? निकट की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, यानी कि उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखती है, पास की नहीं दिखती है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जरा दृष्टि दोष। इसके लिए क्या चाहिए? बायफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। अब बोल रहा है, रॉड कोशिका किसके लिए प्रतिसंवेदनशील होती है? रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी या फिर कोई नहीं? तो हमारी रॉड सेल्स जो होती हैं वो डिम लाइट के लिए सेंस होती है। हमारी डिम लाइट में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, सेंस करती है, ठीक है, लेकिन ये कलर्ड सबके लिए नहीं होती है। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, विद्युत फ्यूज किस विद्युत धारा के प्रभाव पर काम करते हैं? तो हमारा पता है कि विद्युत फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो रहता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक या फिर इसमें, तो वो हीटिंग इफेक्ट में कम करते हैं, यानी कि उसकी क्या हो जाती है? गलनांक क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है। अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोल रहे हैं, इसमें वाट क्या होते हैं? वाट को क्या बोलते हैं? वाट किस चीज़ का है? ये पावर का यूनिट होती है। इसको क्या करते हैं? जूल पर सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड। अब देखो, विद्युत हीटर किससे बनाता है? तो विद्युत हीटर जो होता है कॉपर, टंगस्टन, जिंक या फिर नाइक्रोम। ये किससे बनता है? नाइक्रोम से बनता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस कैसी होती है? अच्छी होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? अच्छी होती है, इसीलिए बनती है। अच्छा, काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? बल, फोर्स, बल, पावर, एनर्जी या फिर कुछ नहीं। बल, शक्ति, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो हो एबिलिटी टू डू वर्क या फिर काम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? ऊर्जा बोलते हैं। एनर्जी होगी तब तो काम करोगे, उसी को काम की क्षमता बोलते हैं। हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड, एम्पियर, बोर या फिर फेराडे? तो ये किसने की थी खोज? ये हमारे ऑरस्टेड साहब ने की थी। उन्होंने क्या देखा था? इनके चारों ओर मैग्नेटिक को लगा दिया था। उसके बाद इन्होंने देखा था कि नीडल क्या हो रहा है? मूव कर रहा है इसके कारण, ठीक है। तो चुंबकीय बल की रेखा जो होती है वो कैसी होती है? एक काल्पनिक रेखा है कि उसके चारों ओर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा डिवाइस टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जनहित, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मोटर बोलते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? उसे हम लोग जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब क्या बोले, लघु पतन के समय परिपथ की प्रतिरोध कैसा हो जाता है? तो प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, फिर कोई नहीं, तो बहुत कम हो जाता है, यानी कि ड्रॉप टू 0 ओम भी हो जाता है। अब बोल रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो हमें पता है कि नाभिकीय ऊर्जा में क्या हो जाता है? हैवी मेटल्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी भारी भारी एलिमेंट होते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें से भारी क्या है? हीलियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम या फिर यूरेनियम। तो सबसे हैवी क्या हो जाता है? यूरेनियम 235
5 यूरेनियम 235 सबसे भारी है, तो इसका यूरेनियम का उपयोग करते हैं। हमारे पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पानी, सूर्य या लकड़ी? तो हमारे सूर्य दिनकर बाबा हैं। ठीक है। निम्न में से किसका अर्थ जल हो जाता है? जल, पेट्रो, नाइट्रो, टर्बो या फिर हाइड्रो? तो जल का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि उससे क्या होता है? हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? जिसको पानी से डर लगता है। फोबिया का मतलब होता है डर। तो पानी किसके लिए अर्थ करता है? हाइड्रो के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड देयर कन्वर्जन ऑफ द कंपोजिट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि साग सब्जियों के विघटित होने में कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया को किस तरीके की अभिक्रिया है? ठीक है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, प्रतिस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसी है? ऊष्मा छेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। किससे निकलती है? हीट के माध्यम से ऊर्जा निकलती है। तो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी किसको बोलते हैं? जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें देनी पड़ती है, उसे हम लोग ऊष्मा शोषी बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट रिएक्शन तो पता है ये क्या करते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले को कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि दहन के लिए हमें पता है कि जब तक हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लग सकती है, ऐसे नहीं लग सकती है। ऑक्सीजन शोषण में पता है क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन के पाचन, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी क्या है? एक ऐसे। उसके बाद कहते हैं प्रेसिपिटेशन में तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत सारे, जैसे कि AgCl वाला रिएक्शन आपको पता होगा। इसमें क्या होता है? Ag बाद में नीचे जम जाता है। अब क्या बोले? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज हमें पता है, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, इसका सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। तो क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला इसमें से बैलेंस रिएक्शन क्या होती है? यानी कि इधर भी और इधर भी जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब सेम नंबर में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये तो बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे भी 2 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है, 3 H, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, बस ये बैलेंस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन 4 हो जाती है, बैलेंस नहीं है। तो उसके बाद क्या हो रहा है? अब देखो रेड को किस में चेंज करें? ब्लू में, यानी कि लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अब देखो क्या करते हैं? रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, यानी कि लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? एक बेसिक है, यानी कि जो ऐसा करते हैं वो क्या होता है? बेस हो जाती है, यानी कि क्षार होते हैं। अब क्षार का pH क्या हो जाता है? pH ग्रेटर देन 7 होते हैं, यानी कि 7 से ज़्यादा जिसका pH होगा वही होता है। अब 7 किसका pH होता है? 7 किसका होता है? वाटर का, यानी कि न्यूट्रल का होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन हो जाता है 11। यशद पुष्प क्या होता है? यशद पुष्प या फिर फिलोसफर ऊल किसको बोलते हैं? तो जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट या फिर जिंक ऑक्साइड। तो इसी किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, ये इसका हिस्टोरिकल नेम है। कैसा है? ऐतिहासिक नेम है। क्यों रखते हैं ऐसे ऐसे नेम? और इसका उपयोग अभी किस चीज़ में हो रहा है? इसका उपयोग अभी हम लोग कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, यानी कि मेकअप वाले सामान में यूज़ किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। अब किसके बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कौन कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक, एथेनोइक, सिट्रिक या फिर ऑक्जेलिक? तो सिट्रिक एसिड किस में हो जाता है? जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि ऑरेंज में होते हैं। ठीक है, तो हमारा मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक होता है, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है? फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। ये और किस में पाया जाता है? ये एंट में भी पाया जाता है, यानी कि चींटी में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोल जाते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमी वाटर, हेमी का मतलब आधा वाटर। इसका प्रयोग किस चीज़ में करते हैं? हड्डी जब टूट जाती है उसको जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं।
अब क्या बोला, क्षार अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यानी कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, एसिड प्लस बेस मिलके साल्ट बनाते हैं, यानी कि लवण बनाते हैं। तो और ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो लवण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सबकी संयोजी में बताते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यदि कोई बंध बन रहा है तो यही इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण आपस में बंध बनते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम में कितना होता है, 1 हो जाता है, मीन्स फास्फोरस 3 या फिर 5 होता है, सिलिकॉन कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, एल्युमिनियम कितने होते हैं, 3। तो आप बताओ मुझे सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबका मैंने बता दिया कि इतना होता है। तो क्यूप्रिट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, Hg को क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, एल्युमिनियम है, और ये क्या है, कॉपर है। तो क्यूप्रिट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यूप्रिट जो है तो कॉपर का अयस्क होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 2, 1, 2, 0 या फिर 3। संयोजकता क्या हो जाता है, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो कितनी है, तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितने कर सकता है, यानी कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब क्या बोल रहे हैं, गंधक का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 16, 15, क्लोरीन या फिर इतना। तो मुझे बताओ कि गंधक कितना हो जाता है, अंदर हो जाता है 16, यानी कि 16। इससे पहले क्या होता है, फास्फोरस होता है 15 का, क्लोरीन, और क्लोरीन किसका हो जाता है, ये क्लोरीन कितना हो जाता है, इतना होता है, 17 हो जाता है। क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है। अब बोला है अभिक्रिया समूह जो होता है ग्रुप C डबल बॉन्ड O, देखो ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ये मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप या फिर इथर ग्रुप या फिर अल्कोहल। अल्कोहल में कैसा होता है, अब मैं बता दूं, अल्कोहल कैसा होता है, OH हो जाता है। एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H रहता है, दूसरी तरफ जुड़ सकते हैं। इथर क्या हो जाता है, दोनों ओर जो होता है कार्बन की चेन हो जाती है ऑक्सीजन के चारों ओर। और कार्बोनाइल क्या हो जाता है, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि ये क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है। देन क्या बोल रहा है, वेल्डिंग करने में किस चीज़ का प्रयोग किया है, तो वेल्डिंग करने में जो होता है इस मीथेन, इथेन, इथाइन या फिर इथीन, तो एसिटिलीन गैस यानी कि इथाइन का यूज करते हैं। अब बोला कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, तो वर्ग कितने हो जाते हैं, टोटली 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन किस में आ जाता है, कार्बन 4 में आता है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है ये बताओ, तो संयोजकता कितने हो जाती है, 4 हो जाती है। कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, ये P ब्लॉक में आते हैं, ये भी याद रखना। 3 चीज तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला है इथाइन और इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंध कितने होते हैं, ठीक है, किसके बीच में, इथाइन। पहली बात इथाइन क्या हो जाता है, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसके बीच में कितने बंध बन रहे हैं, 3, यानी कि 3 बंध बनते हैं। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो ऐसे लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे क्रियाशील क्या हो जाता है, हमारा फ्लोरीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सबसे क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। अब बोला क्या है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त क्या हो जाते हैं, जो भी हमारी पड़ी और पड़ी लाइन रहती है ना, हॉरिजेंटल लाइंस को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। अब क्या बोला है, पोटेशियम, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होती है, तो मैं बता दूं कि पोटेशियम क्या हो जाता है, इसका के से डिनोट करते हैं, ये पहले ग्रुप में है, इसका ग्रुप क्या हो जाता है, ग्रुप क्या हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप क्या है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 हो जाती है। ये क्या है, एल्कली मेटल है, एल्कली एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है। क्या होता है पहले, एक के होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी 1 होती है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में उत्तरार्ध स्तंभों की संख्या क्या, तो उत्तरार्ध यानी कि वर्टिकल लाइंस कितना, तो वर्टिकल कॉलम जो ऐसे 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 करके रहती हैं तो कितने होते हैं, 7 हमारे क्या हो जाते हैं, हमारी पीरियड होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाती है, वर्टिकल कॉलम कितनी हो जाती है, 18 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एलिमेंट विच हैज द सिंबल मेटल। अब देखो जो भी चीज़ है
ये किस में आ जाते हैं, कार्बन 12 यानी कि सी, ये किसकी हो जाती है, ये कार्बन की है। कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल में से आता है। बी क्या है, 2L यानी कि ये हमारा क्या है, मेटल है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ये आधारित उद्योग कौन सा है, कागज उद्योग होता है, लाल उद्योग, टिम्बर उद्योग, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, डी। अब देखो क्या बोला है, सिंचाई के लिए पौधों में टिके जड़ों पे समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या बोलते हैं, वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, या फिर टपकन सिंचाई, या फिर नहर से सिंचाई। तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रिप एरिगेशन बोलते हैं, यानी कि टपकन सिंचाई, यानी कि थोड़ा 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 बूंद पे वो रूट के पास ही लगे रहते हैं। अब क्या बोला, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1971, 1973, 1981 या फिर 1988। तो कब हुई थी, 1971 में हुई थी। कहाँ पे, चमोली जिला में, चमोली जिला में, ठीक है, चमोली जिला में। इसमें लोग क्या किए थे, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के साथ चिपक गए थे, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से दिया गया था। उसके बाद क्या बोला गया, कवक के पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक के पोषण के लिए कौन सी विधि पाई जाती है, मृत पोषण, स्वपोषी, या फिर होलोजोइक, या फिर उनमें से कोई नहीं, यानी कि होलोजोइक कोई नहीं। तो उन्हें कौन सा बोलते हैं, मृत पोषी, यानी कि ये क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, सड़े गले पौधे पर अपना खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिकम्पोज बाय द बायोडिग्रेडेबल चेंजेस। तो क्या हो जाते हैं, जैविक प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से कौन सा हो जाता है। एक तो देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस में किसका यूज करेंगे, बैक्टीरिया का, फंगी का, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, मृत, घास, या फिर पत्ते, इन सब का। अब क्या बोला है, इस मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी से ही हो जाती है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या हो जाता है, तो हमारे अंदर जो कौन कौन से जैव शोषण होते हैं, प्रजनन होते हैं, पोषण होते हैं, और सभी होते हैं, यानी कि इन सब में से ये सभी होते हैं। किन्वन क्रिया होती है, हाइड्रो में, ईस्ट में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि किन्वन प्रक्रिया से क्या बोलते हैं, पहली बात तो क्या बनता है, इसमें एथेनॉल बनता है। ये कैसा हो जाता है, तो किन्वन प्रक्रिया कैसे होती है, एक तो पहली बार इससे क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। ये कैसा, अवायवीय शोषण है, यानी कि नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ये किस में होती है, ये किसके द्वारा होती है, ये ईस्ट के द्वारा होती है। ठीक है, अब क्या बोला है, वायवीय शोषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर सल्फर ऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। तो वायवीय शोषण है, यानी कि इसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिकीय ईंधन वसा को, फैट को, प्रोटीन को, या फिर ग्लूकोज को। तो हमारा कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को बोला जाता है। ये क्या होता है, इजिली टूट जाता है, तो क्या होता है, ग्लूकोज को बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्रिया मुक्त किस अंग से हो जाता है, यानी कि ट्रांसपैरेशन मेनली किससे होते हैं, फूल से हो जाते हैं, पत्ती से हो जाते हैं, तना से होते हैं, या फिर सभी से होते हैं। तो हमारे सभी से होते हैं। ठीक है, इसमें किससे होते हैं, लेंटिकल्स वाले सेल्स में होते हैं। इसमें किस में हो जाता है, स्टीम। इसमें किस होता है, स्टोमाटा से होते हैं, यानी कि रंध्र से होते हैं। अब क्या बोल रहा है, मानव हृदय के किस तंत्र का भाग है, पाचन का, उत्सर्जन का, शोषण का, या फिर परितंत्र का। तो मानव हमारे किस चीज का भाग है, परितंत्र का भाग है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। अब बोलता है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, आरबीसी, लसिका, फाइब्रोनोजिन, या फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लसिका क्या हो जाता है, जो भी टिश्यू और ब्लड के बीच में पाया जाता है उसको हम लोग लसिका बोलते हैं। आरबीसी क्या हो जाता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो हमें रक्त का थक्का बनने में कौन हेल्प करता है, फाइब्रोनोजिन करता है। फाइब्रोनोजिन से आगे क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। देखो, पादप अपशिष्ट सींचते हैं, कैसे रखते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिका रिक्तियों में, या फिर सभी में। तो वो सभी जगह रहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह रहते हैं।
जैसे कि लेटेक्स में, म्यूसिलेज में, इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। अमीनो एसिड विखंडन से क्या होता है? अमीनो एसिड विखंडन से ये बनता है, अमीनो एसिड विखंडन से, अमीनो एसिड विखंडन से तो बने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्क का प्रधान कार्य क्या हो जाता है? मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी किस चीज में करता है? पाचन में, प्रजनन में, उत्सर्जन या फिर एटीपी निर्माण में? नहीं। तो हमारा ये क्या चीज में हेल्प करता है? एक्सक्रेशन, यानी कि शरीर ये पदार्थ को क्या करता है? हमारे बॉडी से एक्सक्रेट आउट करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। अब बोल रहा है क्या हार्मोन जो होता है, प्लांट हार्मोन कौन सा हो जाता है, यानी कि पादप हार्मोन कौन सा होता है? पहली बात इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? गोइट्री हो जाता है, जिसको यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? फीमेल के ओवरी में पाया जाता है। इससे क्या होता है? सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिल जाता है। और हमारा पादप हार्मोन क्या होता है? साइटोकाइनिन। अब क्या बोल रहा है? फल पकाने में कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फल को पकाने में किसका उपयोग करता है? इथाइलिन। ये हमारे मार्केट में किस चीज़ के नाम से बिकता है? एथिफोन के नाम से बिकता है। ये क्या करता है? फल को पकाने में मदद करता है। अब क्या लो, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं में कितनी ही संख्या होती है? हमारे में लगता है बस कपाल तंत्र ही बच गए हैं, उसके अंदर कुछ नहीं। तो कितनी होती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है कपाल तंत्र हड्डियां। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? थाइमस द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, वृषण द्वारा या फिर एड्रिनल द्वारा। तो हमारा ब्लड प्रेशर जो रहता है थाइमस द्वारा। ये थाइमस क्या होता है? थाइमस जो रहता है बहुत ज़्यादा ही बूढ़े हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी कंट्रोल में रहता है। पेनक्रियाज में क्या होता है? आपको पता है पाचन में मदद करता है हमारा पेनक्रिया। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रो के प्रजनन किस विधि से होती है? हाइड्रो के प्रजनन जो होते हैं द्विखंडन, लैंगिक या मुकुलन या फिर इनमें से सभी। तो हमारा हाइड्रा क्या है? हाइड्रा हमारा जो होता है मुकुलन यानी कि बडिंग प्रोसेस से आता है, यानी कि उनमें से एक बड टूट जाता है, छोटा सा, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो भी बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं मुकुलन विधि बोलते हैं। पुष्प के नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर, वर्तिका, दलपत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? पुंकेसर होता है। ये किस में पाया जाता है? फीमेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है शुक्राणु कहाँ बनता है? गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर मूत्राशय में या फिर वृषक में, वृषण में। तो कहाँ पे बनता है हमारा? यानी कि टेस्टिस में बनता है। ये क्या होता है? बाहर होता है। इसकी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेल्सियस डिग्री कम होती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे जीवन आने से पहले इसमें क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो सब तो थे। ये क्या है? एक फॉलिक्स है। इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें सभी हो जाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। ये एक जीवाश्म है। ये क्या है? एक जीवाश्म है जिसमें जबड़े, दांत और उंगलियों के नख थे, जिसमें ड्रेना और विद्यमान थे। और ये कैसा होता है? या इनमें से सभी। तो ये इनमें से कैसा होता है? ये सब सही बोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स अंडर द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट किस चीज से बनता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर देखो जल, वायु, स्थल, तीनों मिल के हमारा ही क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। पड़ी प्लस में आवरण, यानी कि चारों ओर जो रहते हैं उसी से हमारा आवरण बनता है, उसी को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है उसमें से? इस मैदानी परितंत्र में इस मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो हमारा मेढक जो होता है प्रथम, तृतीयक, द्वितीयक या फिर इस चतुर्थिक। तो हमारा मेढक क्या है? तो तृतीयक है। ये क्या हो जाता है? द्वितीय होता है। ये क्या है? ये कार्निवोरस है। ये क्या करता है? खाता है। तो ये हमारा कौन सा? द्वितीयक हो जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद जो तुम ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स लेंस क्या होता है, ये सब मैंने इससे पहले भी क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो मैं आज तो नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर कभी ये सारा क्वेश्चन भी कर लेंगे, और इसके अलावा हम लोग इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पेपर को लाया जाएगा। ओके बाय।